हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के सीएसई ब्रांच में। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो आइसोमेरिज्म के अगर बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है, जब उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली दो तरह के आप वो देख सकते हो आइसोमेरिज्म के तरीके। एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम आगे डिवाइड कर देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे जाके और चार टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि है बेसिकली हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे जो हैं जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही आते हैं। और यहाँ पर हम खाली उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या 6 हो, यानी कि उनके खाली या तो 4 लिगैंड्स होंगे या 6 लिगैंड्स होंगे। और तीन और दो अगर हम बाइडेंटेड लिगैंड्स कंसिडर करें, ठीक है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 अलग तरीके के लिगैंड है। अब अगर हमारे मेटल में ये मिनिमम क्राइटेरिया बन जाता है, जैसे ये तीन तीन है ना, तो यहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि या तो वो सिस होगा या तो वो ट्रांस होगा, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम M X3 L3 L के फॉर्म से हम स्टार्ट नहीं करते, हम सीधा स्टार्ट करते हैं MX2 L2 के फॉर्म से। और हम जो कि हमारा कुछ ऐसा दिखता है, L X है और यहाँ पर भी X है। तो अब बात आती है सिस और ट्रांस के बारे में। तो सिस आइसोमर वो होते हैं जब इन कंपाउंड के बीच का एंगल ऐसे 90 बना होता है, तो ये सिस आइसोमर बन जाते हैं। और उसी तरह जब ये कंपाउंड के लिगैंड्स के बीच का एंगल 180 हो या सिंपली ये ऑपोजिट साइड्स में हो, तब ये क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है हमारा ट्रांस लिगैंड्स, ठीक है। तब ये हमारा ट्रांस लिगैंड हो जाता है। अब एक और चीज आप यहाँ पर ये याद रखिए कि बाद में आपका जब ऐसे बाइडेंटेड लिगैंड होगा तो जनरली क्या सीन होता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो बाइडेंटेड लिगैंड्स के बारे में पूछते नहीं है। जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो सिंपल एक सिस और ट्रांस में होता है, जहां पर सिस 90 डिग्रीज में होता है और ट्रांस ऐसे 180 डिग्रीज के बीच में होता है। यानी कि सिस में आसपास ऐसे हैं और ट्रांस में वो ऐसे ऑपोजिट साइड में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑब्वियसली मिनिमम क्राइटेरिया स्टार्ट होता है MX3 L3 के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। सॉरी, MX4 L2 से स्टार्ट होता है। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें दो लिगैंड्स पकड़ने और हमें उनका प्लेसमेंट देखना है। अगर वो 90 डिग्री के एंगल में तो लाइक ऑल आई सेड वो सिस हो जाएंगे, और अगर वो 180 डिग्री के एंगल में है तो लाइक आई सेड वो ऐसे ट्रांस हो जाएंगे, राइट। तो दो डिफरेंशिएटिंग होना है। तो MX5L ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, इससे स्टार्ट होता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर है CONH3 4Cl2। तो अगर ये क्लोरीन आसपास है, 90 डिग्रीज है उनके बीच में, जैसे ये वाले फिगर में है, तो ये सिस बन जाएगा। और ये यहाँ पर 180 डिग्रीज है उनके बीच का एंगल, तो वो 180 हो जाता है। 180 है तो वो ट्रांस आइसोमर बन जाएगा हमारा। और एक और तरीके का पर्टिकुलर
वो आ जाता है जब वो पर्टिकुलरली MX3L3 के फॉर्म में हो जाता है। एक और तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है और वो होता है हमारा फेशियल एंड मेरीडोनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फेशियल और मेरीडोनल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए फेशियल से आपको एक या वर्ड याद रखना है, वो है फेस, और मेरीडोनल से आपको याद रखना है मेरिडियन। तो बेसिक सीन क्या है, अगर हमारा मान लो ऐसा है, ठीक है, एल एल एल, और यहां पर हमारा है एक्स एक्स, और यहां पर एक्स है, और ये जो है ये मेरा प्लेन है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हो इस प्लेन में ये जो रीजन हाईलाइट हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है ऐसे हवा में, एक फेस बना रहा है ट्रायंगल का। तो ये हो जाएगा हमारा फेशियल आइसोमर। उसी तरह अगर हम ले ले एम, इसी चीज को अगर हम वापस बनाए इस फॉर्म में, जहां पर ये हो जाएगा एल एल, और मान लो एल यहां पर, और यहां पर एक्स एक्स और एक्स। तो अब ये देखो यहाँ सेंट्रल मेटल को पास करते हुए एक ऐसा बन रहा है, और ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मेरीडोनल, जो ऐसा बन रहा है। ठीक है, मेरीडोनल, इसको हम बोल देते हैं फेज। और ये जो लाइन बनी है जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम से पास होती है, ये लाइन को हम बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है, तो ये मेरिडियन अगर ऐसा बन रहा है तो मेरीडोनल हो जाता है, और ये फेशियल हो जाता है। ठीक है, और हमारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स हैं, उसमें हमारे आ जाते हैं डाइडेंटेड लिगैंड्स। डाइडेंटेड लिगैंड्स, तो जैसे कि अब ये एग्जांपल में देखो, हमारा डाइडेंटेड लिगैंड है EN, जो कि है इथेन 1,2 डायमाइन, है ना। तो इथेन 1,2 डायमाइन में अब हम क्लोरीन को अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर ये क्लोरीन एक दूसरे के आसपास है। आसपास है मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन जाएंगे सिस आइसोमर्स। और इसी में क्लोरीन को अगर हम देखें तो ये क्लोरीन एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों क्लोरीन आ जाते हैं हमारे ट्रांस आइसोमर में। ठीक है, अब अगर आप देख सकते हो having two different, अगर ये क्वेश्चन है कि why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having two different types of ligands। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली उन्होंने पहले ये बोला है कि टेट्राहेड डू नॉट हैव शो geometrical isomerism because the relative positions of unidentate ligands attached to the sample are same। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हमारा MX4 टाइप ये आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाता है, ये इसीलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो हम बता ही नहीं सकते कि ये एक दूसरे के सिस बोलोगे तो फिर ये दोनों भी तो सेम एलिमेंट है, इसके हिसाब से तो ये सिस है, लेकिन इन दोनों के हिसाब से ये ट्रांस बन जाएंगे, सेम ही एलिमेंट है ना। तो उनके पोजीशन के रिस्पेक्ट में तुम नहीं बता सकते कि ये सिस है या ट्रांस है। इसीलिए हमारा जो MX4 टाइप के जो बनते हैं वो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जानने के लिए आपको जानना पड़ता है एक कॉन्सेप्ट जो कि होता है सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिशन, जैसे मान लीजिए ये हाथ, ठीक है, हाथ ये है मान लीजिए, इसका अगर मैं एक मिरर इमेज लूं तो इसका मिरर इमेज बनेगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये वाला इमेज ले लिया और मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, तो अगर मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया ये कुछ ऐसा बनेगा, इसके ऊपर ऐसा कवर होगा। ये आप देख सकते हो ये इमेज जब इसके ऊपर रखा है ये नीचे वाले इमेज को पूरी तरह कवर नहीं करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो इमेज है 1 और ये जो ब्लैक इमेज है 2, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल बेसिकली हम बोल रहे हैं अगर हम ये उठाएं और इसके ऊपर रखें तो जो ये नीचे वाला है अगर ये पूरी तरह कवर हो जाए तो वो सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जानना होगा कि
ये जो होते हैं सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। अब जब भी कोई कंपाउंड है ना, जब हम उसका मिरर इमेज लेते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते हैं, तब हम बोल देते हैं कि वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। ठीक है। और फिर वो दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे, जो कि है तुम्हारा डेक्स्ट्रो, जो कि है तुम्हारा लीवो। लीवो मतलब लेफ्ट और डेक्स्ट्रो मतलब राइट। याद कैसे करना है, लीवो लेफ्ट एल एल याद रख लो। अगर एक एल एल है तो दूसरा डी आर होगा, खत्म। ठीक है। तो ऐसे जो नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। और अगर आप ये इमेज देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड का हमने मिरर इमेज निकाला, जो कि बना ये। ठीक है। अब हम इसको एग्जैक्टली ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली ऐसे उठाएं और उसके ऊपर रख दें, तो यहां आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे कवर करेगा उसे। एक है कोबाल्ट, यहां पर है ईएन। ठीक है। यहां पर है ईएन और यहां पर है ईएन, और इसका सुपर इमेज बना है ऐसे, ईएन कोबाल्ट ईएन को और ईएन। राइट। ये करस्पॉन्डिंगली ये। अब मैं अगर ये कंपाउंड उठाऊं और इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दूं, तो कोबाल्ट इधर आएगा, ईएन आ रहा है यहाँ पर, ईएन आ रहा है यहाँ पर, और ईएन आ रहा है यहाँ पर। राइट। तो आप देख सकते हो कि ये एक नॉन सुपर इम्पोजेबल बन गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, है ना। तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ये होता है, अगर ये डेक्स्ट्रो है यानी कि ये राइट को रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा ये लीवो होगा, ये राइट को लेफ्ट को रोटेट करेगा। ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में, इसका मिरर इमेज हमेशा लीवो फॉर्म में होगा। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उधर ज्यादा कॉमन है। और एक और चीज आप यहाँ याद रख सकते हैं, अगर ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांस आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के होते हैं, वो जनरली उनका जो ऐसे मिरर इमेजेस है जनरली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ये जनरली बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर कई केस हो सकते हैं जब ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव हो, लेकिन जनरली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं। तो अब आप अगर ऐसे आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सवाल आपको करना है तो आप कैसे करोगे, इस आप पहले सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालोगे। बेसिकली आप सारे सिस आइसोमर्स निकाल लोगे, फिर आप ट्रांस आइसोमर्स निकाल लोगे। एक बार आपने सिस और ट्रांस आइसोमर्स निकाल दिए, फिर आप क्या करो, एक एक करके जो भी आइसोमर्स हैं उनके मिरर इमेजेस लो, और फिर वो एक एक करके, क्योंकि उनके मिरर इमेजेस हो रहे हैं, तो फिर आप क्या कर दो, आप फिर चेक कर दो उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, जैसे ये ट्रांस है, राइट, तो इसका अगर मैं मिरर इमेज लूंगा, ये एग्जांपल 5.6 का बी का अगर मैं ये रहा इमेज, क्रोमियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सिलेट है और ऑक्सिलेट है, इसका अगर मैं मिरर इमेज निकाल दूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे का ऐसे ही उठा के अगर इसके ऊपर रखूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये एक उसको कंप्लीटली कवर कर देगा। अब क्योंकि ये उसे कंप्लीटली कवर कर देगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अब क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखा सकता है। ठीक है। तो हम ऐसे ही कंपाउंड्स को चेक करेंगे बाद में, जब हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर हम देखें लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो हमने क्या कर दिया, हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों खत्म कर दिए। अब हम अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखें, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला तरीका आता है लिंकेज।
अब लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है आपके जनरली वो दिखाते हैं आपके जो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। बेसिकली एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अगर आपको याद हो, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके दो जिन ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं। जैसे एनसीएस में या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या फिर सल्फर डोनेट करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये मेरा मेटल है। ठीक है, एक बनेगा यहाँ पर जहां जब मेरा नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और मेरा एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जब मेरा सल्फर डोनेट करेगा। ठीक है, अब सल्फर अगर डोनेट करेगा तो ये एक अलग कंपाउंड बना, ये एक अलग कंपाउंड बना, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ऐसे टाइप की चीजों को हम बोल देते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म आपके बुक में एनसीईआरटी में NO2 के बारे में बात किया है। या तो वो ऑक्सीजन से बॉन्ड होगा या फिर वो नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा इधर। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन से बॉन्ड हुआ इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, कोबाल्ट और अमोनिया और नाइट्रो के इसमें, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड होने में ये येलो है। येलो है जब ये नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है, सॉरी, और रेड है जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड वो होता है, बॉन्ड होता है। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, नेक्स्ट तरह का जो है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जो दोनों सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए M1 M2, इसके लिगैंड्स है L1, इसके लिगैंड्स है L2, ये आपस में लिगैंड्स एक्सचेंज कर करके एंड में बन जाता है M1 L2 लिगैंड के साथ और M2 L1 लिगैंड के साथ। अगर ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया तो ये तरीके के वो हो जाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रोमियम है और एक कोबाल्ट है। स्टार्टिंग में कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के वो है और क्रोमियम के साथ 6 CN यानी कि नाइट्राइड का वो है। अब आइसोमेरिज्म हुआ और देख सकते हो आप क्रोमियम के साथ जिसके साथ इनिशियली CN था वहां वो अमोनिया आ गया, और कोबाल्ट के साथ इनिशियली जहां पर NH था यानी कि अमोनिया था NH3, वहां CN आ गया। तो ये एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का फॉर्म बन गया। ठीक है, अगर फिर हम बात करें अगले टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की, जो कि है बेसिकली हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बेसिकली ये क्या बोलता है, हमने पढ़ा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन और एक होता है हमारा सिंपल आयन, राइट। अब क्योंकि सिंपल आयन को हम जनरली कॉम्प्लेक्स आयन का काउंटर आयन भी बोलते हैं। अब अगर आपका काउंटर आयन के पास वो पॉसिबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स का एक लिगैंड बन सकता है, यानी कि आपका जो काउंटर आयन है उसमें लिगैंड बनने की क्षमता है, तो फिर वो एक और आइसोमर बना सकता है जहां पर वो कॉम्प्लेक्स आयन आपका लिगैंड है। अगर मैं एग्जांपल समझाऊं आप अच्छे से समझ जाओगे। मान लीजिए हमारा ये वाला जो है एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, हमने लिया कोबाल्ट NH3, वो 5 है, ब्रोमीन है ना, और ये बन गए मेरे सल्फेट। अब अगर ये आयोनाइज होगा ये क्या देगा मेरे को, ये देगा मेरे को NH3 5Br, और ये देगा 2+ और ये देगा SO4 2-। अब आप देख सकते हो सल्फेट एक लिगैंड बन सकता है यहाँ पर अंदर। अगला कंपाउंड देखो तो कोबाल्ट दिया है, NH3 दिया है, 5 दिए हैं, और अंदर अब उन्होंने सल्फेट डाल दिया है और बाहर ब्रोमीन डाल दिया है। तो ये दोनों चीजों ने एक दूसरे के साथ बेसिकली एक्सचेंज कर दिया है। तो अब देख सकते हो लिगैंड में वो बन सकता है काउंटर आयन और काउंटर आयन लिगैंड बन सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। आखिरी चीज हमारा आता है जो कि हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जिसे हम जनरली हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को तभी कंसिडर करते हैं जब हमारा वाटर प्रेजेंट हो उधर। ठीक है, जब हमारा वाटर प्रेजेंट होता है तब ही ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बनते हैं एक दूसरे के साथ। अब अगर मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जीक्यूट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो आपका मान लीजिए ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, हर चीज का सेम है, आपको पहले स्प्लिट करना है, फिर आपको आयन से एक बार कॉम्प्लेक्स आयन मिलेंगे, फिर उसका आयन।
तो मान लीजिए अगर मैं आपका बना दूं फोर्थ का आपका क्या है, पीटी NH3H2OCl2। दो क्लोरीन है तो ये डिसाइड करेगा हमारा सिस और ट्रांस। सिंपल सी बात है। पहले हमेशा हम जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा PTNH3H2OCl ये एक वन है। आप देख सकते हैं सीएल आसपास है, आपस पास है एक दूसरे के, तो 90 डिग्रीज टाइप बॉन्ड है इनमें। ये हो जाएगा हमारा सिस आइसोमर। सिमिलरली अगर मैं एक और तरीके से बनाऊं ऐसे, ClNH3 और मैं H2O को इधर डाल दूं, तो आप देख सकते हो यहां पर कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो 180 है, तो ये ट्रांस हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा, मैंने ये देख लिया कि सिस और ट्रांस के ये पॉसिबल आइसोमर्स हैं, राइट। बाकी मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन में रखूंगा तो मेरे को सिस और ट्रांस यही आएंगे एक तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा सिस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो सिस का क्या बना था, ये पीटी था और ये मेरा Cl, मान लो H2O है, NH3 है, कोई वो नहीं है। मैं अगर इसको अब उल्टा करूं, मतलब ऐसे फ्लिप कर दूं कंपाउंड को, तो मेरे को ये वाला ही कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाया। अब मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, तो इसका मिरर इमेज में आएगा H2O PT NH3, यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन आएगा और यहाँ क्लोरीन आएगा। अब मैं इसको उसी तरह उठाऊंगा जैसे ये है और इसके ऊपर रख दूंगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा PT, ये आएगा H2O यहाँ पर, यहाँ आएगा NH3, यहाँ आएगा क्लोरीन, यहाँ आएगा क्लोरीन। क्लियरली ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब एक आइसोमर ये है, एक आइसोमर ये है और एक आइसोमर ट्रांस का है, ठीक है। अब मैं देखूं अगर मैं ट्रांस आइसोमर को ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चेक कर लूं, ट्रांस आइसोमर जो कि थर्ड नंबर है हमारे केस में, वो बेसिकली क्या है, PTCl है, Cl है, NH3 है और H2O है। इसका अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो वो बनेगा NH3 PTCl Cl H2O, राइट। अब क्या करेंगे, फिर से इसको इसी तरह उठा देंगे जैसा ये है और इसके ऊपर रख देंगे, तो PT लगेगा, इधर NH3 आएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर H2O आ जाएगा और इधर क्या आएगा, इधर फिर से क्लोरीन आ जाएगा। तो क्लियर ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये भी एक वैलिड ऑप्टिकल आइसोमर है। तो टोटल कितने आइसोमर है इस कंपाउंड के, टोटल 4 आइसोमर्स हैं इस कंपाउंड के, 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं इस कंपाउंड के, ठीक है। अब गिव एविडेंस दैट CONH3 5Cl SO4 और गिव आयोनाइजेशन आइसोमर है। तो बेसिकली ये जो इनका काउंटर आयोन है, यहाँ सल्फेट है, यहाँ क्लोरीन है, ये इनके पास क्षमता है कि ये यहाँ के लिगैंड बने और ये एक दूसरे में दिख रहा है कि जो वो काउंटर आयोन था इधर, वो यहाँ लिगैंड है और यहाँ जो लिगैंड था वो यहाँ काउंटर आयोन हो गया। तो ये कंडीशन आइसोमर का आयोनाइजेशन आइसोमर्स की कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हम आने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो आइसोमेरिज्म होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड में 2-3 आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एंड में, तो हम वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसा सीरीज है केमिस्ट्री में जहां पर हम लिगैंड्स को अरेंज करते हैं इस ऑर्डर में कि वो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स। स्ट्रेंथ कब समझ में आएंगे, स्ट्रेंथ जब वीबीटी डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन ऐसे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि हम वाटर को न्यूट्रल टाइप मानते हैं और वाटर के राइट में जो भी ये लेफ्ट में जो भी कंपाउंड्स है ये हम वीक लिगैंड्स मानते हैं, ठीक है। और वाटर के राइट में जो भी कंपाउंड्स है इनको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, ठीक है।
इतना अभी के लिए अगर आप याद रखेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए ये बहुत है। ठीक है, तो अगर अब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, बेसिकली वो वही है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे देता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। यहां पर वापस याद रखना होगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में सेम टू सेम है, तो ये ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर हम देखें, ठीक है, sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आता है, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और dsp में ऑक्टाहेड्रल आता है। ठीक है, अब एक और चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि है बैक बॉन्डिंग। यहां पर क्विकली स्टार्ट करने से पहले, तो मान लो जैसे मेरा कोबाल्ट 3+, ये वाला जो इमेज दिख रहा है खाली, ये इस पे फोकस करें, तो इसका 3D ऑर्बिटल्स क्या है, ये है, और यहां पर ऐसा है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, बैक बॉन्डिंग में ये पार्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इससे बॉन्ड कर लेता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इससे बॉन्ड कर लेता है। तो फिर आपको दिखेगा कि ये जो फाइनल है ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा बनेगा, और ये दो दो है ये खाली हो जाएंगे। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग तब होता है जब आपका लिगैंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है आपका, तो ये जो बैक बॉन्डिंग प्रोसेस है ये होगा, यानी कि वाटर के राइट में जितने लिगैंड थे आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो बैक बॉन्डिंग कराएंगे, और वीक लिगैंड जो है वो बैक बॉन्डिंग नहीं कराएंगे। तो जो भी वाटर के लेफ्ट में थे वो हमारे बैक बॉन्डिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारा पहला जो लिगैंड हो, पहला एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है कोबाल्ट NH3 6। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप बाकी सब समझ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, 3+ है, तो सबसे पहले कोबाल्ट का हम चार्ज निकाल लेंगे कोबाल्ट के ऊपर। तो नाइट्रोजन पे 0 होता है, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 आता है। अब कोबाल्ट +3 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं कोबाल्ट +3 का, तो कोबाल्ट +3 मतलब उसका वो ऑर्बिटल लिख के दिखा दूं, तो उसका ऑर्बिटल है ऐसे। पहले एक 3D ऑर्बिटल है, फिर एक 4s ऑर्बिटल है, फिर एक 4p ऑर्बिटल है, p में 3 होते हैं, और 3D में ऐसा भरा है, राइट, ऐसा। अब हम देखेंगे हमारे लिगैंड को, तो हमारा जो लिगैंड है वो है अमोनिया। और अगर मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊंगा तो अमोनिया जो है वाटर, ये अमोनिया वाटर के राइट में है, तो क्योंकि अमोनिया वाटर के राइट में है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, सिंपल सी बात है। और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो मतलब क्या होगा, यहां पर बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा कोबाल्ट के 5 ऑर्बिटल्स, जो कि अब ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये मेरे जो 3D ऑर्बिटल्स हैं ऐसे हो जाएंगे, मेरे जो 4s ऑर्बिटल्स हैं ऐसे हो जाएंगे, और मेरे जो 4p ऑर्बिटल्स हैं ये ऐसे रहेंगे। अब 6 अमोनिया है, यानी कि तुम्हें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 6 लोन पेयर आएंगे। तो 6 खाली जो ऑर्बिटल्स आएंगे लोन पेयर वाले, वो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। यानी कि जो आपका ये वाले 3D, 2 3D, एक 4s और एक 4p ऑर्बिटल्स हैं, जो ये एक साथ आके एक 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिडाइज होके 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि होगा D2sp3। अब D2sp3 के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा होते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में, राइट। तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है CONH3 6 3+, ये है ऑक्टाहेड्रल शेप में।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये छोटी सी चीज यहां पर जो एनसीईआरटी में दी है, जो कि है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं होती, यानी कि बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो हमारे इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स हैं, हमारे इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स वाले बनते हैं। ठीक है, और हमारे जो आउटर ऑर्बिटल्स कंपाउंड है वो सारे वीक लिगैंड्स वाले बनते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। वीक लिगैंड्स का हम एक वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला ही क्वेश्चन है बुक का, और वो है कि COF6 माइनस COF6 3 माइनस, लाइक ऑलवेज जो मेटल एटम है पहले उसका चार्ज निकालो, तो कोबाल्ट का यहाँ पर +3 चार्ज आएगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है जो पिछले हमने देखा, 4D भी आ गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिगैंड देखेंगे। अब फ्लोरीन हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको देखना पड़ेगा फ्लोरीन का है, तो अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें फ्लोरीन है इधर जो कि है वाटर के लेफ्ट में, यानी कि फ्लोरीन एक वीक लिगैंड है। अब वीक लिगैंड है तो बैक बॉन्डिंग होगा नहीं। अब क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगा नहीं तो सब ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और उसको 6 ऑर्बिटल चाहिए ताकि फ्लोरीन के 6 लोन पे आके उधर बॉन्ड बना सके। तो ये क्या करेगा, ये 4s के एक ऑर्बिटल को ले लेगा, 4p के 3 ऑर्बिटल को ले लेगा, और 4d के 2 ऑर्बिटल को ले लेगा। तो ये बना देंगे हमारे sp3d2। अब ये भी ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में होता है, लेकिन sp3d2 जो है ये आगे के 4d ऑर्बिटल्स यूज करता है, और इसी के ऊपर एग्जांपल जो हमने देखा था CONH36 का, ये है D2sp3, ये यूज करता है 3d के ऑर्बिटल्स, ये अंदर के 3d ऑर्बिटल यूज करता है, इसीलिए एक तरह से ये इनर हो गया, इनर और कॉम्प्लेक्स, और ये बाहर के 3 यूज करता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया था, आउटर वो कॉम्प्लेक्स। sp3d2 हमारा आउटर लिगैंड वो कॉम्प्लेक्स हो गया था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर और भी नेम्स है, इनर ऑर्बिटल को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि स्पिन मतलब वो देखो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से पेयर अप हो गए हैं तो अब ये स्पिन पेयर बन गए हैं। ठीक है, लो स्पिन क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे का कैंसिल करता है कंपैरेटिवली, तो इसीलिए लो स्पिन ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह हम आउटर ऑर्बिटल के जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें हाई स्पिन बोल देता है, और या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ये हम एक टेट्राहेड्रल प्रॉपर्टी का भी अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल चीजों के सीन बेसिकली सेम टू सेम यहाँ पर भी सीन है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में बैक बॉन्डिंग होगी, और क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी तो फिर ये अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं वो यूज करेगा, तो इनर ऑर्बिटल्स होगा, और फिर वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के तुम्हें वापस फाइनल चेक करना है। तो अगर हम NiCN4 का केस देखें तो जो हमारा NiCN4 है, राइट, तो NiCN4 का जो सीन है वो क्या है, ये है 2-, तो निकल का चार्ज निकालेंगे वो आएगा Ni+2। अब Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ये पार्ट आपको जानना है। आपको प्रेफरेबली जो भी एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर 30 तक उनके आपको मतलब वो आपको अच्छे से जानने होंगे। ठीक है, तो ये 3d ऑर्बिटल्स है, एक 4s ऑर्बिटल है और फाइनल एक 4p ऑर्बिटल है। अब Cn जो है यानी कि जो हमारा नाइट्राइल है वो आप क्लियरली देख सकते हो, वो है वाटर के राइट में, यानी कि Cn क्या है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, राइट, ऐसा लिख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इधर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो जो हमारे
खाली दो फ्री थे, यानी कि ये और ये जो हम देख सकते हैं ये दोनों बॉन्ड होके एक में आ जाएंगे। अब ये बचा, अब कितने चाहिए इसको, 4 लिगेंड्स चाहिए ना। तो 4 लिगेंड्स प्राप्त करने के लिए वो एक यहां से लेगा, एक यहां से, ये 4s है, एक यहां से, एक यहां से, तो ये इतना लेके एक DsP2 ऑर्बिटल बना देगा। DsP2 कौन से फॉर्म में होता है, अगर हम टेबल में देखें तो DsP2 होता है स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर का ये जो स्ट्रक्चर है NiCN4 का, ये स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में होगा। ओके, अब अगर इसमें हम थोड़े एनसीईआरटी के सवाल देखें, जो एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वापस आऊंगा और लिमिटेशन में मैं वापस आऊंगा। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 5.7 देखो, ठीक है। 5.7 में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट हम डिनोट करते हैं म्यू से, और उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का रूट, जहां पर n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n है, और n इंटू n+1 जो है वो म्यू है। ठीक है, अब म्यू का वैल्यू जो है वो 5.9 है। अब यहां पर देखो, इजी वे टू अंडरस्टैंड, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है आपको। अब अगर 5 से 6 के बीच में वो अगर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा n इंटू n+1 होगा 5 इंटू 6 के बीच में होगा और 6 इंटू 7 के बीच में होगा, राइट। अब अगर 5.9 आ रहा है तो ये मतलब क्लोजर टू 6 है, क्लोजर टू 6 है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो नंबर होगा n इंटू n+1 जो भी है वो 36 से कम होगा। अब एक इंटीजर को 36 से कम कब कर सकते हो, यही एक पॉसिबल केस है, बीच में 6 इंटू 6 आएगा, राइट, यही एक पॉसिबल 6 है, तो ये 5 इंटू 6 है। तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिल गए, आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपको मिल गए जो है वो है 5, सिंपल सी बात है, राइट। अब यहां देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, खत्म। अब आगे देखते हैं, अब यहां पर वो बोल रहा है कि हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और आप Mn+2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एक्चुअली मैं आपको अगर ये पार्ट निकालना आ गया कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल एटम का जो चार्ज है वो लेते हैं, और उसी के हिसाब से अगर हमें ब्रोमीन बनाना है, तो ब्रोमीन जहां तक मेरे को याद है एक वीक लिगैंड है, तो ब्रोमीन का ये जो सीन है आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आप Mn+2 का लिख सकते हो। नहीं तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 है। अब क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे 5 है, तो बेसिक सी बात है 3D टाइप होगा, और ये एक आगे यहां पर होगा, और आप फिर आगे यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा सकते हो, जो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। ठीक है, अब ये इसी से आपको कॉन्फ़िगरेशन और सब मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको सवाल दिखाऊं पीछे एनसीईआरटी के, तो अगर हम देखें सवाल नंबर 8, लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स। तो वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अगर मैं बोलूं तो आपको तो पता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और उसी तरह स्टीरियो आइसोमर जो है, स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होते हैं, और आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट और ऐसे तरीके के साथ होते हैं। ठीक है, नाउ हाउ मेनी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर देयर। तो अगर आपको देखना है तो आपको बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। आपका एक चीज यहां उन्होंने इजी कर दिया है कि एक क्रोमियम ऑक्सीलेट है ना, C2O4 ऑक्सीलेट आयन है, और यही हमारा OX है। तो ये तो हमने सॉल्ट एग्जांपल देखा था NCERT का। ठीक है,
तो ये बहुत सिंपल। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको इस केस में। तो बेसिकली आप पहले क्या करोगे, सिस लोगे, ट्रांस लोगे, ठीक है। और सिस और ट्रांस लेके आप क्या करोगे, सिस का मिरर इमेज ले लो और ट्रांस का मिरर इमेज ले लो। और अभी आपको सिस और ट्रांस के अगर मिरर इमेजेस मिल गए हैं तो फिर आप उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करो, जैसे हमने आपके जो सॉल्व एग्जांपल जब सॉल्व करे थे वो करा था, तो तब हमने जैसे किया था वो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ऑल आइसोमेरिज्म, जो हमारा 5.11 क्वेश्चन है वो हमारा ड्रॉ ऑल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल आइसोमर बोल रहे हैं पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो फिर से अप्रोच वही है, तुम सिस आइसोमर ड्रॉ करो पहले, तुम ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करो। पहले वाले का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ क्लोरीन होगा डिसाइडिंग सिस और ट्रांस का, दूसरे वाले में ईएन होगा डिसाइडिंग, और तीसरे वाले में वो आपकी मर्जी, आपको अमोनिया लेना है या आपको क्लोरीन लेना है, इट्स टोटली अप टू यू। सिस बन गया, फिर सिस को ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चेक करो, ट्रांस को ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चेक करो। अगर है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 गिनते जाओ, मतलब हर आइसोमर जो बन रहा है ऐसे गिनते जाओ, ठीक है। अब ये एक हम मैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि फिर हम इस कलर और इन सभी के ऊपर भी बेसिकली हम बात कर सकें। तो मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या बोलता है, हमारे जो मेटल एटम्स हैं, है ना, हमारे जो भी मेटल एटम्स यूज करते हैं, जनरली ये मेटल एटम्स हमारे जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली जो हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था वो आता है n×n+1 का रूट। अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसीलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा देता है, सिंपल सी बात है। और जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है वही वो यहाँ पर बोल रहा है। क्यों दिखाता है, कैसे दिखाता है, उसका ओवरऑल लॉजिक यही है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए वो दिखा पा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट्स। और पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो पैरामैग्नेटिक तब होता है जब अनपेयर्ड है ऐसे, और डायामैग्नेटिक तब होता है जब हमारा यहाँ पर पेयर्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर जैसे हमने जो पहले ऊपर सवाल करा था, यहाँ पर इधर हम अगर देखें तो जो CONH3 है यहाँ पर सारे पैड हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से पहले, राइट। वो पैर होते हैं, फिर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है और फिर वो बनता है जैसे बना था। तो क्योंकि वो पैर होके ऐसे बन रहे हैं, पहले पैर होते हैं, तो ये देखिए अब यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप कोई दूसरे वर्ड में बताऊं। अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये हो गया हमारा डायामैग्नेटिक। सिमिलरली अगर हम यहां देखें हमारा COF6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो क्योंकि COF6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बस इतना ही बात हो यहाँ पर बोल रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर, राइट। तो हम अगर वापस सवालों पे आए तो आइसोमेरिज्म के सवाल आप आराम से लिख सकते हो। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 5.15 वाला स्ट्रक्चर जो है। तो अगर मेरे को 5.15 का मान लीजिए मैं पहला बता रहा हूं तो Fe, अब Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है, ठीक है। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 है और FeCN6 है आपका जो कंपाउंड है, और 4 माइनस है तो -6 + 2, तो बेसिकली आपको Fe+2 का जो है आपको Fe+2 के वो लिखने पड़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है।
तो अब आप उसके Fe+2 के अगर आप लिख लोगे तो फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। तो Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है क्योंकि ये वाटर के राइट में होता है। और अब आप क्या करोगे, अगर Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो Fe+2 का बेसिकली क्या है, 3d6 तक खत्म होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये 3d6 में खत्म होता है तो फिर ये 3d के में 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, राइट। तो बैक बॉन्डिंग होगी तो ये जो कंपाउंड होगा ये हमारा डायामैग्नेटिक होगा। ये पार्ट जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, तो अगर आपको नहीं आता जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से पढ़ो। ठीक है, तो FeCN6 जो है, आपने लिगैंड देख लिया स्ट्रॉन्ग है, फिर बैक बॉन्डिंग हुई, फिर आपने हाइब्रिडाइज करे अपने ऑर्बिटल्स, और फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में देख लेना कितने लिगैंड्स है उतने ही तुम्हें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। ठीक है, और सिमिलरली कोबाल्ट का है। ठीक है, और अब यही VBT का लॉजिक यूज करके आप 5.19 को भी सॉल्व कर सकते हो। पैरामैग्नेटिक क्यों है और ये डायामैग्नेटिक क्यों है। ठीक है, अगर मैं 5.14 को समझाने पे आ जाऊं तो बेसिकली ये रिएक्शंस में आता है जो आपके क्रिस्टल फील्ड के बाद थोड़ा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5.13 और 5.14 क्वेश्चन जो है आपका, तो ये हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, और अभी पहला वाला करवा दिया आपको, दूसरा करा दिया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 6 7 ये तो हमने पिछले क्लास में देख लिए थे। अब हमने 8th देख लिया, 9th देख लिया, 10th देख लिया, 11th भी हमने देख लिया। 11th ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। 12th का अगर आप देखें एक बार तो 12th क्वेश्चन में बात यह है कि हमारे जितने लिगैंड्स हैं वो सब अलग अलग लिगैंड्स हैं, राइट। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब इसमें कैसे बनाएंगे हम, सवाल ये पैदा होता है। जनरली हम क्या करते थे, दो वाले ले लेते थे और वो एक होता। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या है, हम एक को पकड़ेंगे और उस एक के रिस्पेक्ट में बनाते रहेंगे। जैसे NH3 है, ठीक है, मैं बना रहा हूं Cl, मैं बना रहा हूं Br, मैं बना रहा हूं यहां पर बचा जो Py है। ठीक है, अब NH3 के रिस्पेक्ट में Br अभी ट्रांस पे, क्लोरीन सिस में, राइट। अगर मैं एक और कंपाउंड बना दूं जहां पर मेरा जो Br है वो सिस में आ गया और जो क्लोरीन है वो ट्रांस में आ गया, है ना, तो वो एक और ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। और उसी तरह अगर मैं एक कंपाउंड बना दूं जहां मेरा Br सिस में आ जाए और मेरा Py ट्रांस में आ जाए तो ये भी एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देगा। तो गिन के ऐसे आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। सिंपल सी बात है, तो मैं बना देता हूं यहां पर प्लैटिनम NH3, तो मैंने क्या करा, Br ले आया, मैं क्लोरीन ले आया, मैं Py वैसे का वैसा ही रहा। तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में क्लोरीन और ब्रोमीन का ये चेंज हो गया, तो ये एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। और अब अमोनिया के रिस्पेक्ट में Py और Br का आपस में चेंज कर दो तो एक और आइसोमर वो बन जाएगा। तो ये अमोनिया है, ब्रोमीन है, Py है और क्लोरीन है। ठीक है, तो 3 स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। इनके अगर तुम मिरर इमेजेस लोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है मेरे को, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है मेरे को। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो बन रहे हैं मेरे, वो बेसिकली बन रहे हैं यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और अगर मैं अभी 2-3 और सवाल अगर आपको समझाने का, तो 5.12 जो सवाल अभी हमने करा है, एक हमारा 5.12 सवाल जो है, ओ तो 5.12 का ये जो सवाल था ये एक गुड क्वेश्चन था कंपेयर टू जो एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ गाइस हमने आज का जो है आइसोमेरिज्म और उसी के साथ ही साथ हमने वेलेंस बॉन्ड थियरी को भी खत्म कर दिया है। अगली क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थियरी का पार्ट कवर कर लेंगे और क्रिस्टल फील्ड थियरी और मेटल कार्बोनिल्स उसी में करके फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को खत्म कर लेंगे और बचे कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम उसी क्लास में खत्म कर देंगे।